तमाम माननीयों ने, हमने भी सोचा था कि पक्ष की तरफ से विषय को रखा जाएगा, विपक्ष वाले तर्क को प्रस्तुत करेंगे और इसी बीच मैं एक नया नवेला युवा सीखने का कार्य करूंगा। लेकिन मैक्सिमम समय इन्होंने दिशाहीन मुद्दों पे रखा, तो मैं चूंकि मैया सम्मान योजना मूल बिंदु रही, केंद्र बिंदु रही। झारखंड के नव निर्वाचित विधायक जयराम कुमार महतो बहुत ही तेज तरीके से भड़क उठे झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऊपर और मैया सम्मान योजना जिसका ढिंढोरा पीट रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, खासकर आड़े हाथों लिया जयराम महतो ने। और एक तरह से कहें तो बड़ा साहसी उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि अगर महिलाओं की अगर वाकई चिंता करते हैं, आप ईमानदारी से चिंता करते हैं, तो 18 साल की जो लड़कियां हैं उन्हें स्कॉलरशिप दें। स्कॉलरशिप देंगे तो पढ़ाई होगी और महिलाएं जो है अपने पैर पर खड़ी होंगी और इस तरह की बैसाखियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। महिलाओं को 2500 रुपये महीने जो आप देते हैं और उसका ढिंढोरा पीटते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं झारखंड मामले के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार अमित कुमार। अमित जी से हम जानना चाहेंगे, वीडियो वायरल हो गया। अमित जी, जयराम महतो एक बार फिर से सुर्खियों में हैं और जब से विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है जयराम महतो का ही चर्चा हो रहा है। एकमात्र विधायक है अपने पार्टी के, फिर भी इतना ज्यादा अटेंशन क्यों और कैसे? नमस्कार मनीष जी, रायसीना हिल के दर्शकों को भी बहुत बहुत अभिनंदन। मनीष जी, जैसा आपको पता है पिछले 4 दिनों से विधानसभा का ये सत्र चल रहा है। इसमें विधायकों का शपथ होना था और स्पीकर का चुनाव होना था। तो ये सब होने के बाद फिर अब एंट्रीम बजट जो होता है उस पर चर्चा हो रही है विधानसभा में। तो पक्ष विपक्ष और बाकी जितने इंडिपेंडेंट्स हैं सबको मौका मिल रहा है अपने अपने नंबर्स के हिसाब से इस पर बात अपनी अपनी रखने का। तो जहां बीजेपी भी हर तरह से सरकार को घेरने का प्रयास की, तो उसी क्रम में जयराम महतो को भी मौका मिला विधानसभा में बोलने का। हालांकि हम लोग को ध्यान है कि स्पीकर के चुनाव के बाद भी उन्होंने बहुत अच्छा अपना वक्तव्य दिया था। जब उनको दोबारा मौका मिला तो इस बार उन्होंने, चूंकि आपको और हमको पता है कि इस जो हेमंत सोरेन की सरकार जो दोबारा चुनकर आई है, जो इतिहास बना है, वहां आज तक कोई भी सरकार लगातार 2 बार वहां सत्ता में नहीं आए, वापसी नहीं हुआ था किसी का। तो उसमें मैया सम्मान योजना का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मनीष जी, हम लोग लगातार बात करते हैं। और मैया सम्मान योजना और कल्पना सोरेन, 2 फैक्टर्स को तो बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता। बाकी अपने अपने जगह है कि बीजेपी अच्छा चुनाव नहीं लड़ पाई या उनके यहाँ बहुत सारा इंटरनल लड़ाई था। तो सब चीज तो जो मैया सम्मान योजना कॉपी कलम की सामग्री लेगी। मैं कहना चाहूंगा, अगर आप उसे स्कूल कॉलेज जाने से पहले अगर 18,000 रुपए देंगे तो उसे आप निकम्मा और आलसी बनाएंगे। यदि आपको उस राशि को देना है तो उसके स्कूल कॉलेज जाने के बाद दीजिए, स्कॉलरशिप के रूप में दीजिए। मैं आज पुनः कहूंगा, क्योंकि आप सत्ता पक्ष में हैं, आप संभवतः अपने इस विषय को बचाएंगे, आप अपना पक्ष रखेंगे कि आपने मैया सम्मान योजना एक महान कार्य किया है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, 18 साल, 25 साल, 30 साल की लड़कियों को जो आप फ्री में 2,500 रुपए दे रहे हैं, आप उनकी प्रतिभा को हनन कर रहे हैं, आप उनकी प्रतिभा को नकारात्मक योजना जो उनका फ्लैगशिप है। लेकिन जयराम महतो जब उस बात करने लगे तो उनका ये मानना है कि उनको ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी आप अगर हर आदमी हर वो बैठे बैठे 2,500 रुपए दे रहे तो खराब बात है। लेकिन वो बहुत दूरदर्शी वाली बात कर रहे थे। उनका कहना था कि इससे लोगों में नकारापंथी बढ़ेगा। आप अगर यही चीज देना है तो आप बच्चों को, स्कूल जाने वाली बच्चियों को स्कॉलरशिप के नाम पर दो कि स्कूल में एडमिशन हो, उसके बाद उसको शिक्षा के लिए आप स्कॉलरशिप के लिए दे रहे हैं। अगर ऐसे अगर आप सबको 2500 रुपया दे देंगे तो उसका मिसयूज होगा, उस पैसे का सही इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, लोग काम करने से बचने लगेंगे। लॉन्ग टर्म में ये सॉल्यूशन नहीं है। जो आमतौर पर बात होती है, जब हम लोग फ्रीबीज की राजनीति की जब बात करते हैं तो हम लोग भी ये बात करते हैं कि फ्रीबीज, इवन मोदी जी भी शुरुआत में जिस हिसाब से फ्रीबीज का विरोध किए थे कि ये भविष्य की राजनीति नहीं है, ये देश के इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, हर तरह का डिसबैलेंस हो जाएगा। हालांकि बाद में बीजेपी खुद भी कई राज्यों में फ्रीबीज देकर ही चुनाव सत्ता में वापसी करी है या आने की कोशिश
जहां विपक्ष में भी थे वहां भी इसी तरह के फ्रीबीज के लुभावने बातों को सामने रखकर सत्ता में वापसी करने का प्रयास किया है। लेकिन जयराम महतो जो अभी मात्र 30 साल के हैं और उनका ये एज ए विधायक पहला टर्म शुरू होने वाला हो रहा है और अभी 2-3 दिन हुआ उनको शपथ लिए हुए, तो इस तरह की बात करना उनकी मैच्योरिटी को दिखलाता है मनीष जी। बिल्कुल मैच्योरिटी को दिखाता है। अमित जी बता रहे हैं कि 30 वर्ष महज आयु है और पहली बार के विधायक हैं। 4 दिन विधानसभा का अनुभव है और पहला हम कह सकते हैं कि औपचारिक भाषण उनका विधानसभा में रहा। अध्यक्ष के चुनाव के स्वागत में तो एक नाम मात्र की खानापूर्ति होती है, लेकिन आज का जो भाषण है, कल का जो भाषण है, उसे हम एक पहला औपचारिक भाषण मानेंगे और बहुत ही मैच्योरिटी दिखाते हुए बड़ी गंभीरता वाली बात की है अमित जी। नेता वो नहीं है जो भीड़ के पीछे चलता है, नेता वो होता है जिसके पीछे भीड़ चलता है। रेवड़ी की राजनीति तो चाहे कोई भी कर सकता है, कोई भी आकर के कह सकता है कि हम आपको जेब में 1500, 2000, 2500, 3000 रुपया महीना देंगे और वोट ले जाएंगे। जो ऐसा बात करे कि हम आपको फ्री में पैसे नहीं देंगे, हम आपको स्कॉलरशिप देंगे, आप पढ़ो लिखो और अपने पैर पर खड़ा हो जाओ और आर्थिक रूप से आप अपने आप को एम्पावर कर दो। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट उससे ही होता है, ना कि लोगों को हमेशा बैसाखी पर चलने के लिए आप छोड़ दें इस तरह की रेवड़ी बांटते हुए। अमित जी बड़े दूरदर्शी बात करी है जयराम महतो ने, और चूंकि छात्र आंदोलन से आते हैं इसलिए शायद ऐसी बात कर रहे हैं वो। मनीष जी आपको ध्यान होगा पहले भाषण में भी उन्होंने 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया था। एक जो झारखंड के कुछ लेबर विदेश में फंसे हुए थे उनको लेकर उन्होंने एक बात उठाया था और दूसरा छात्रों को लेकर एक बात उठाया था। तो इस बार भी जो है उन्होंने उदाहरण भी जो दिया उसमें छात्रों को शामिल किया है मनीष जी। अगर वो बात कर रहे हैं कि अगर आपको पैसा ही देना है तो आप बच्चों को स्कॉलरशिप के नाम पर दें, बच्चियों को स्कॉलरशिप के नाम पर दें, तो देखो कहीं ना कहीं उनको मालूम है कि छात्र का उनको बहुत बड़ा समर्थन है। और अब ये मुद्दा जो है आज इस भाषण में उन्होंने सीजीएल की चर्चा की कि सीजीएल का एग्जाम जो है अगर सरकार को मालूम है कि अगर सब कुछ ट्रांसपेरेंट में हुआ है तो उनको इंक्वायरी करवाने में क्यों देरी हो रही है, तो इंक्वायरी क्यों नहीं कराते। बीजेपी भी इस मुद्दे को उठाई है विधानसभा में। मैं नवीन जायसवाल को भी सुन रहा था जो हटिया से चुनकर आए हैं कि सरकार जो है उन 2-3 दिनों में जो आज तक ऐतिहासिक रूप से पूरे भारत में हर जगह एग्जाम होता है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि वहां इंटरनेट बंद कर दिया गया था और फिर भी पेपर लीक हो गया। उन लोगों का तो मानना है कि अब उन लोगों को समझ में आ रहा है कि इंटरनेट इसलिए बंद कर दिया गया कि जो पेपर लीक हुआ वो सिलेक्टिव ही जाए, बहुत बहुत वायरल होके ये पूरा खुल के सबके सामने ना आ जाए। विपक्ष इस तरह का आरोप लगा रहा है। हमारा ये पर्सनल, हम लोग इस पे कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम लोग को सच्चाई मालूम नहीं है कि अंदर क्या हुआ है। लेकिन जहां तक जांच की बात है, जयराम महतो भी इस पे जांच की बात कर रहे हैं और बच्चों के साथ न्याय करने की बात चल रही है लगातार वहां पर। तो छात्र को वो छोड़ नहीं रहे हैं और खुद अभी भी वो पीएचडी कर रहे हैं, हम लोग को पता है। तो वो अभी आने वाले समय में छात्र को छोड़ने वाले नहीं हैं और ये मुद्दा अभी चलेगा जब तक वहां ट्रांसपेरेंट एग्जाम सिस्टम शुरू ना हो जाए। और वहां दो तरह का डेफिनेशन पर भी सरकार पर दबाव है कि आप स्थानीय रोजगार जो देंगे उसमें आप डोमिसाइल को डिफाइन कीजिए। स्थानीय रोजगार, स्थानीय लोग का परिभाषा क्या होगा, किसको रोजगार मिले, नियोजन नीति की को लोग बार बार बोल रहे हैं कि उसको आपको डिफाइन करना होगा। तो इस तरह का दबाव पहले ही सत्र से सत्ताधारी दल पर, जो कि बहुत बड़ा मैंडेट लेकर आई है, तो अपना जो भी नंबर है तो उसके हिसाब से राजनीति वहां शुरू हो गया है। मनीष जी अमित जी जयराम महतो ने पत्रकारों से 25 साल 30 साल की लड़कियों को जो आप फ्री में 2,500 रुपए दे रहे हैं, आप उनकी प्रतिभा को हनन कर रहे हैं, आप उनकी प्रतिभा को नकारात्मक दिशा में ले जाने कार्य कर रहे हैं महोदय। मैं इसे से आप स्कॉलरशिप का रूप दीजिए। आपको 2,500 रुपए देना है, स्कूल से पहले देंगे ना। मैं कह रहा हूं, मेरी भी सैकड़ों बहनें हैं गांव में। अगर आप स्कूल जाने से पहले 2,500 रुपए उनके हाथ में देंगे, उस पैसे को वह गलत कार्यों में, गलत नहीं कहेंगे, कुछ ऐसे कार्यों में खर्च करेंगी जो लुभावनी हो। स्कूल जाने के बाद, अटेंडेंस के बाद अगर आप देंगे स्कॉलरशिप के रूप में, तो वो बहन स्कूल तक जाएगी। दूसरा सवाल और एक महत्वपूर्ण विषय महोदय, एक मिनट,
माननीय सदस्यगण, सभा की सहमति हो तो सदन की कार्रवाई समाप्त हो। बात करते हुए जब वो अपनी सदस्यता की शपथ लिए थे तब उन्होंने कहा था, एक है तो क्या है, हम मुद्दे को जोरदार ढंग से हम उठाते रहेंगे, हमारा संख्या बल एक है, उससे कोई फर्क नहीं आएगा हमारे इंटेंसिटी का। और शायद उसे वो दिखा रहे हैं, क्योंकि मैया सम्मान योजना के खिलाफ इस तरह मुखर होकर करके मैं नहीं समझता कि झारखंड के विधानसभा में किसी भी विपक्ष के विधायक ने बोला होगा। बड़ी गंभीर चिंता है अमित जी इस तरह की रेवड़ी की राजनीति का, और हम ये समझते हैं कि पूरे देश में इसका आज के तारीख में प्रचलन हो चुका है। लड़की बहन योजना महाराष्ट्र में जहां 1500 रुपया पहले दिया जाता था, अब उसको 3000 रुपया किया गया है। महाराष्ट्र के बाद हम उसके पहले हरियाणा देख लें तो वहां पर भी पहले था और अब उसे 2100 रुपये महीने कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में 1250 रुपये पहले था, उसे भी बढ़ाया गया है। और अमित जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के एक वक्तव्य पर, जो कि महाराष्ट्र चुनाव से करीबन 1 महीने पहले उन्होंने दिया था। नितिन गडकरी बड़े ईमानदारी से जो सही बात है वो कह जाते हैं अपने भाषण में। नितिन गडकरी ने कहा था, ये जो लड़की बहन योजना है, इसके वजह से जो राज्य सरकार का जो पैसा है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इस कार्यक्रम पर चले जा रहा है, और इसके वजह से बाकी जो स्कीम है, बाकी जो कार्यक्रम है सरकार के, उनके लिए पैसे अब बच नहीं रहे हैं। ये तो बात नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र जैसे एक बड़े राज्य की जहां की मुंबई में सारा कॉर्पोरेट जगत है, जिसका टैक्स का काफी कमाई होता है, राजस्व काफी मिलता है। झारखंड जैसे पिछड़े हुए राज्य का, जहां की राजस्व का ज्यादा कोई स्रोत नहीं है, वहां पर अगर आप स्टेट गवर्नमेंट का धन इस तरह से आप एक चुनावी कार्यक्रम पर खर्च कर देंगे, तब बाकी कार्यक्रमों के लिए पैसे कहां बचेंगे? कैसे रोजगार का सृजन होगा? कैसे स्किल डेवलपमेंट होगा? कैसे नए इंजीनियरिंग कॉलेजेस बनेंगे, मेडिकल कॉलेजेस बनेंगे, स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे अच्छी की जाएंगी? अमित जी, जयराम महतो ने मुझे लगता है इन सारे सवालों को अपने भावना में रख करके ही आवाज उठाई है मैया सम्मान योजना के खिलाफ। मनीष जी, अभी आपने बहुत सारे राज्यों का नाम लिया और हम लोग को नहीं भूलना चाहिए कि ये कल दिल्ली कैबिनेट ने भी यहाँ मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना पे मुहर लगाई है। हालांकि ये अरविंद केजरीवाल पिछले चुनाव में ही वादा किए थे कि 1000 रुपया महीना महिलाओं को मिलेगा, लेकिन ये चुनावी वर्ष के आखिरी समय में उन्होंने बजटरी एलोकेशन भी करवाया था उसके लिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल का कहना है कि चूंकि वो जेल चले गए थे इसलिए उनको मौका नहीं मिला, और जेल से आते ही उन्होंने इस पर काम शुरू कर दिया। और अब जब चुनाव की घोषणा होने वाली है, अभी 10-15 दिन मुश्किल से बचा हुआ है, तो कल दिल्ली में भी महिला इसी निधि को 1000 रुपया महीना महिलाओं को देने वाली योजना पर कैबिनेट की मुहर लग गई है। और जब विपक्ष या कोई भी जब ये बता रहा है कि उनका वित्त विभाग भी इसको, पहले आपको ध्यान होगा कि रोक दिया था कि आपका बजट अलाउ नहीं कर रहा है, मतलब उतना पैसा आप कहां से ला के देंगे, आप इम्बैलेंस हो जाएगा दिल्ली का बजट और बाकी चीज। तो अरविंद केजरीवाल का इस पर बयान है कि वो उनको मालूम है कि बजट कहां से कैसे पैसा कैसे मैंने, वो अकाउंटेंट हैं, वो उनको मालूम है कि पैसा कहां से लाया जाता है, कैसे दिया जाता है। हालांकि पंजाब में भी चुनाव से पहले उन्होंने हर महिलाओं को 1100 रुपया महीना देने का वादा किया था। 2 साल वहां सरकार बने हुए हो गया, लेकिन वो अभी तक वादा पूरा नहीं हुआ है। मेरा मनीष जी कहने का ये मतलब है कि चुनावी राजनीतिक पार्टियों को भी मालूम है कि बजट उनको अलाउ नहीं कर रहा है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए फ्रीबीज का घोषणा कर देते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, और सुन के बहुत लुभावना लगता है मनीष जी, लेकिन उसमें बहुत इफ एंड बट होता है, बहुत सारा कंडीशन होता है। जब आप लेने जाएंगे, अभी जैसे आज से दिल्ली में इस योजना के लिए फॉर्म भरने का सिलसिला भी कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता शुरू करवाएंगे। और राजनीतिक बहस इस बात की हो रही है कि आप वो कार्ड को रखे रहिएगा, जैसे चुनाव हम चुन के आएंगे, चूंकि अभी इलेक्शन है तो अभी शुरू नहीं हो पाएगा पैसा आपको मिलना, जैसे होगा तो 1000 हो जाएगा, आते आते फिर मैं इसको 2500 कर दूंगा, आप इस कार्ड को संभाल के रखना। तो इस तरह से आप बोल रहे हो, लेकिन कंडीशन उसमें भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत तरह का कंडीशन है कि वो मतलब सरकारी नौकरी से रिटायर ना किया हो, फैमिली का इनकम जो है 3 लाख रुपया से कम हो। अब हस्बैंड वाइफ दोनों काम करता है तो 3 लाख तो स्वाभाविक है, अगर जो दिल्ली का मिनिमम वेजेज है तो 3 लाख तो हर परिवार का हो जाएगा, अगर जो मजदूर परिवार है।
वो कम से कम 5 साल दिल्ली में रह रहा हो। तो ये हर योजना के जब डिटेल में जाइएगा मनीष जी, तो इसमें भी ऐसा नहीं है, सुन के अच्छा लगता है, मीडिया में बहस करने में अच्छा लगता है, लेकिन जितना संख्या बोला जाता है उतने लोगों को उसका लाभ नहीं मिलता है। इसमें डेमोक्रेसी नहीं है, चुन चुन कर होता है, कार्यकर्ता जैसे लोगों को मिलता है, जो नेता के आसपास लोग हैं उनको जल्दी मिलता है। तो इस तरह तो वहां भी अन्याय का ग्राफ है। तो लॉन्ग टर्म में ये सर्वाइवल नहीं है, लेकिन ये बैक कैसे होगा, जैसे आप लोग फिर चर्चा कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन, शायद कुछ ऐसा हो जाए तो शायद ये खत्म हो जाए। लेकिन अभी जो राजनीति चल रही है उसमें फ्री बीज को कोई आदमी नकार नहीं सकता है। अगर आप फ्री बीज की राजनीति नहीं करेंगे तो आपकी वापसी नहीं होगी, जैसा भी है जो हम लोग को समझ में आ रहा है। तो मनीष जी, रेवड़ी की राजनीति है, रेवड़ी की राजनीति केंद्र बिंदु में है राजनीति का, और इससे सलूशन निकालना बहुत मुश्किल है। पंजाब से इस रेवड़ी की राजनीति की जबरदस्त शुरुआत हुई थी। पंजाब हम नहीं कहेंगे अमित जी, हम दिल्ली ही कहेंगे। 2013 का जो विधानसभा चुनाव दिल्ली में था, और अरविंद केजरीवाल ही सूत्रधार हैं इस रेवड़ी की राजनीति का, जो कि चलन अब पूरे भारतीय राजनीति में सभी जगह हो गया है। सभी पार्टी अब उसके रोगी हैं, उसकी उस बीमारी से ग्रसित हैं। और पंजाब ने तो वायदा कर दिया था और बाद में केंद्र सरकार के पास जाकर के कहा भगवंत सिंह मान ने कि हमें पैसा दो, हमें इस कार्यक्रम को लागू करना है। केंद्र सरकार ने कहा पैसे कहां से दें हम, आप तो कर्ज में डूबे हुए हो, पहले से कर्ज पहले चुकाओ अपना। पंजाब, केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार, ये जो राज्य हैं ये तो बहुत ज्यादा कर्ज में डूबे हुए हैं। मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रिपोर्ट आ रखा है इन राज्यों के बारे में कि आप अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारो, क्योंकि आपका जो हालात है, अब नया कर्ज लेने के लायक अब हो नहीं। कर्ज लेकर करके आप कर्ज का जो इंटरेस्ट होता है वो आप चुकाते हैं, और उसके ऊपर रेवड़ी की राजनीति करते हैं। अमित जी, बहुत चिंता वाली बात है। और जयराम महतो ने 30 वर्ष की महज आयु में, और चूंकि छात्र के नेता हैं, उन्होंने काफी दिलेरी दिखाई है कि इस विषय को उन्होंने उठाया है। और हमें ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर इसका संवाद, और कहीं ना कहीं जयराम महतो को उसका मुखिया बनना ही पड़ेगा। जी मनीष जी, जिस हिसाब से विधानसभा में उठाया है, अगर मैसेज तो जाएगा मनीष जी, विधानसभा के अंदर अगर आप बात करते हैं तो मैसेज दूर तक जाता है, लोग थोड़ा तो सोचते हैं। उन्होंने बार बार बोला कि वो पैसा इस तरह से देने के विरोधी नहीं है, खुलकर वो भी नहीं बोल पा रहे थे, लेकिन उनका कहना था कि अगर कोई जो स्कूल नहीं जाता है उसको अगर आप दे रहे हो, अगर कोई पढ़ने नहीं जा रहा है उस बच्चे को आप दे रहे हो, तो उस पैसे का वो क्या करेगा, वो मिसयूज करेगा। तो खुलकर बोल नहीं पाएगा उसका किस तरह से यूज करेगा, लेकिन बोलेगी। अच्छा, दूसरा क्या है, उनका भी एक कंसर्न था कि आपको काम करने वाले लोग कहाँ मिलेगा। अगर आप उसको बैठे बैठाए पैसा देंगे तो कौन आदमी काम करने के लिए घर से बाहर निकलेगा। तो आप उस पॉपुलेशन को नकारा बना रहे हैं। उन्होंने इस तरह का, अगर आप ध्यान से उसको सुनेंगे दोबारा तो आपको पता चलेगा, या लोगों को सुनना चाहिए, कि अगर आप उसको बैठे बैठाए पैसे देंगे तो वो नकारा हो जाएगा, वो आपका पॉपुलेशन खराब हो जाएगा, आप उसको खराब कर रहे हैं। तो मनीष जी, इसको हम जनरेशन से भी जोड़कर देखिए कि आजकल का नया जनरेशन को मैं मानता हूं कि वो आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, युवा वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो संघर्ष करना पसंद करता है, वो चाहता है कि मुझे काम का अवसर सरकार प्रदान करे। वो ये नहीं मांगता है कि हमको बैठे बैठाए पैसा दो, उसको है कि आप अवसर दीजिए। सरकार का ये काम है कि आप उसके लिए अवसर प्रदान कीजिए। आप सरकारी जितनी खाली भर्तियां हैं उसको भर्ती कीजिए। लोग तैयारी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसको ट्रांसपेरेंट वे में एग्जाम लीजिए। लेकिन खाली आप जो सुन के लगता है लुभावना थोड़ा समय के लिए तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो ये सॉल्यूशन नहीं है। मनीष जी। अमित जी, मुझे लगता है चूंकि वो छात्र नेता है जयराम महतो, तो इसलिए उनको मालूम है कि इन सारी योजनाओं का जो भुक्तभोगी है, जो इनके बुरे असर पड़ेंगे वो छात्रों पर पड़ेंगे। क्योंकि जब छात्र कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी कर करके बाजार के मार्केट में जाएंगे तो उनको मालूम चलेगा कि बाजार में, मार्केट में नौकरियां तो है ही नहीं, सरकार तो खर्च कर रहे हैं रेवड़ी की राजनीति पर, तो सरकार तो जो रोजगार का सृजन कर नहीं रही है। तो इसलिए हमें ऐसा लगता है कि जयराम महतो इस विषय की गंभीरता से बहुत ही वाकिफ हैं और इसके बारीकियों में वो जा चुके हैं। और जो उनकी भावना है उसके ऊपर पूरे देश में संवाद होना चाहिए। अगर जयराम महतो पूरे देश के स्तर पर, सिर्फ रांची में ही नहीं पूरे देश के स्तर पर अगर इस बात को उठा पाएंगे तो उनका बहुत बड़ा योगदान होगा। अमित जी, उन्होंने ये भी चैलेंज दिया है विधायकों
का 81 विधायकों का कि अगर इतनी ही चिंता राज्य के लोगों का है तो क्यों ना आप रांची बसों और ट्रेन में आते हो। जी बिल्कुल। और आपको याद होगा कि उन्होंने वो जो वादा किए हैं चुनाव से पहले, उन्होंने बोला था कि मैं अपनी सैलरी का 75% दान दे दूंगा, जिसको जरूरत होगा जरूरतमंद को दे दूंगा। मैं जो आप विधायक के नाते मुझे जो सैलरी मिलेगा, और ये उनके लिए केवल नहीं था, जेएलकेएम के टिकट से जीतने वाले हर प्रत्याशी अपने विधायक के तौर पर उनको जो भी पैसा मिलेगा उसका 75% जरूरतमंद लोगों में पैसा बांट दिया जाएगा। और इसी बात को एक तरह से आज उन्होंने दोहराया है कि जितने भी विधायक प्रतिनिधि हैं, जितने भी मंत्री हैं, उनको चाहिए कि वो कॉमन ट्रांसपोर्ट बस से चलें, बस से आए, अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में ना चलें, तो ये सबसे पैसा बचेगा। तो मनीष जी उदाहरण है, अगर अगर उसको, लेकिन इसलिए थोड़ा मैं इसलिए वक्त लूंगा कि आप जानते हैं कि चुनाव में आने से पहले या शुरुआती दौर में अरविंद केजरीवाल भी बहुत तरह की वादा किए थे, बहुत तरह की बातें बोलते थे, लेकिन बाद में शीश महल जैसा घटना घट जाना, फिर उनका बहुत बड़ा कारकेड में चलना, हर चीज या उनकी उनकी कथनी और करनी तो भाग दिखता है, इसमें तो कहीं कोई दो मत नहीं है। तो ये चीज अब है कि समय के हिसाब से जयराम कुमार महतो जैसा है वैसा ही बने रहें, ये देखने वाली बात होगी। मनीष जी, दर्शकों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका वीडियो जो है अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ थोक के मात्रा में साझा करें, शेयर करें, ताकि हम एक सार्थक संवाद जो है बड़े लोगों के पास लेकर के पहुंच पाए और हम विषय की गंभीरता और उनके हर परत पर हम चाहेंगे कि उसके ऊपर चर्चा हो। और हमने देखा है कि जयराम महतो ने जो एक आवाज बुलंद की है रेवड़ी की राजनीति के खिलाफ, उससे उनके भावना से हम लोग भी संवाद करते हैं और हमें लगता है कि उन्होंने सही आवाज उठाई है। अमित जी, हम लोगों को चाहिए कि हम जयराम महतो जैसे नेताओं को के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करें, ना कि बड़े-बड़े लोगों के ऊपर जो कि लोगों से जुड़े हुए मुद्दे से कहीं न कहीं दूर हट गए हैं और रेवड़ी की राजनीति में देश को झोंक रहे हैं। जो लोग लोगों से जुड़े हुए मुद्दों और उनकी चिंता करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमें अपना फोकस उनके ऊपर रखना चाहिए। अमित जी, हम लोग आने वाले समय में जयराम महतो या ऐसे और भी नेता जो ईमानदारी से बात करते हैं, उनके कहे हुए बातों पर और भी चर्चा करेंगे। आज आपने जयराम महतो के स्टेटमेंट को डिकोड किया, उनके बारीकियों से हमें अवगत कराया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मनीष जी।